So hello my dear friends, good morning. Good morning everyone, welcome to IFAS. कैसे हैं आप लोग? चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी कनेक्ट करवाइए एंड देन वी विल बिगिन विथ आवर सेशन. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. ओके, सो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लुक इनटू द एक्सट्रैक्शन, स्पेसिफिकली सेइंग लिक्विड एक्सट्रैक्शन की हम बात करने वाले हैं. अनिंदिता, गुड मॉर्निंग टू यू. ठीक है, चलो. So let us talk about the liquid extraction, or basically saying we are going to talk about the extraction. So ये आपके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का पार्ट है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज बायो प्रोसेसिंग. ठीक है, बायो प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. सो द बायो प्रोसेस इट इन्वॉल्व्स टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, उससे पहले भी एक स्टेप होता है पर राइट नाउ वी आर नेग्लेक्टिंग दैट. एक होता है अपस्ट्रीम प्रोसेस और दूसरा होता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. अपस्ट्रीम प्रोसेस एंड द डाउनस्ट्रीम प्रोसेस. सो अपस्ट्रीम प्रोसेस में व्हाट यू डू इज, लेट्स से आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑब्जर्व किए, यू सॉ दैट दे डू सो एंड सो फंक्शन. वो कुछ तरीके का फिनोटाइप दिखाते हैं, मे बी इन द फॉर्म ऑफ सम मेटाबोलाइट फॉर्मेशन. लेट अस से इथेनॉल बनाते हो या फिर कोई और मेटाबोलाइट बनाते हो, जैसे कि साइट्रिक एसिड हो सकता है या कोई एंटीबायोटिक हो सकता है. दे आर मेकिंग सो एंड सो थिंग्स. नाउ व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज द सेम ऑर्गेनिज्म, या फिर हम उस ऑर्गेनिज्म से वो इंफॉर्मेशन कोडिंग जीन आइसोलेट कर सकते हैं एंड देन वी कैन पुट इट इनटू अ व्हीकल डीएनए, जिसको कि हम वेक्टर कहते हैं. एंड इन दिस मैनर वी कैन क्रिएट अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम किसी पार्टिकुलर सुटेबल होस्ट के अंदर डालेंगे. लेट्स से ई कोलाई हमारा एक सुटेबल होस्ट हो सकता है. नाउ इन द लैब कल्चर, ठीक है, लैब स्केल पे आप एक छोटा सा मॉडल हो सकता है कि 1 लीटर का फ्लास्क लें, उसके अंदर आप ट्राई कर रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म से वो पार्टिकुलर तरीके का डिजायरेबल ट्रेट दिखाने का, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, लेट्स से सम मेटाबोलाइट और द सेल इटसेल्फ. ठीक है, ऐसा हो सकता है. नाउ अब स्ट्रीम प्रोसेस में क्या होता है, व्हेन यू ट्राई टू मूव फ्रॉम द लैब स्केल मॉडल टू द पायलट स्केल, ठीक है, इट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द लैब मॉडल एंड द इंडस्ट्रियल स्केल मॉडल. ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, आप स्केलिंग अप कर रहे हैं. यू आर इंक्रीजिंग द क्वांटिटी दैट यू आर डीलिंग विथ, उसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, कल्चर के क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं. फिर आप पायलट स्केल से हो सकता है इंडस्ट्रियल स्केल पे भी मूव कर जाए. सो दैट कम्स अंडर द अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग. ऑलराइट, वो आपका अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आएगा. सो गुड मॉर्निंग नोनू, मयंक, वैष्णवी, एवरीवन गुड मॉर्निंग. सो क्वेश्चन देखने से पहले अभी हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो. ठीक है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है. लेट्स से आपने एक बार प्रोडक्ट बन गया, देन यू विल हार्वेस्ट योर कल्चर मीडियम जिसके अंदर आपके माइक्रोब्स होंगे, उसको आप हार्वेस्ट करेंगे. ठीक है, यू विल स्टॉप द प्रोसेस एंड नाउ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट योर प्रोडक्ट. ऑलराइट, सो डाउनस्ट्रीम इट बिगिंस विद द हार्वेस्टिंग ऑफ द फर्मेंटेशन मीडियम. तो अपस्ट्रीम प्रोसेस में हम लार्ज स्केल पे ग्रो कराना चाह रहे हैं या फिर अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको लार्ज स्केल पे हम फॉर्म करवाना चाह रहे हैं, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम उसे आइसोलेट करके मार्केट तक पहुंचाना चाहते हैं. वी वांट टू क्रिएट अ प्यूरिफाइड प्रोडक्ट, और उसके बाद फिर मार्केटिंग वाला अलग फेज आता है. ठीक है, सो डाउनस्ट्रीम इट बिगिंस विथ दिस प्रोसेस ऑफ डाउनस्ट्रीम
ये बिगिन करता है विद द सेपरेशन ऑफ सेल एंड अदर डेब्रीज। तो आपके पास कल्चर मीडियम होगा, उसके अंदर सेल्स ग्रो कर रही होंगी, हो सकता है कि माइसीलियल सेल्स हो या फिर आपके पास बैक्टीरियल सेल्स हो। तो आपको कल्चर मीडियम में से सेल्स को रिमूव करना है। फॉर दैट वी कैन गो फॉर आइदर फिल्ट्रेशन, हम फिल्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, और लेट्स से अगर आपके जो डेब्रीज हैं या सेल्स हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, दे माइट गेट फिल्टर्ड फ्रॉम द, दे माइट नॉट बी रिमूव फ्रॉम द मीडियम। तो ऐसे में हम सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज द रिमूवल ऑफ सेल्स। तो फिल्ट्रेशन आप कर सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोडक्ट है क्या, इट कैन बी दैट कि द सेल देमसेल्व्स आर द प्रोडक्ट, हम उस फेज को हटाते हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेट्स से वी आर अज्यूमिंग दैट आवर प्रोडक्ट इज सम काइंड ऑफ मेटाबोलाइट, ठीक है, कोई मेटाबोलाइट है। नाउ वेयर इज द लोकेशन ऑफ दैट मेटाबोलाइट? इज इट इनसाइड द सेल? क्या वो इनसाइड ऑफ द सेल है या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल? इट इज सेक्रेटेड इन द कल्चर मीडिया। तो इसके बेसिस पे हमारी प्रोसेसिंग डिफर हो जाती है। तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट है, लेट्स से जो भी हमारा प्रोडक्ट है, इफ इट इज विद इन द सेल, अगर ये विद इन द सेल होगा उस समय क्या कराना पड़ेगा? हमें सेल का डिसरप्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपने क्या किया, सेल्स को और कल्चर मीडियम को अलग अलग कर लिया, और जो भी सेल पैलेट मिला उस सेल पैलेट को आपको डिसरप्ट कराना हो सकता है। तो हो सकता है कि आप एंजाइमेटिक मेथड यूज करें या फिर कोई केमिकल मेथड यूज करें या फिजिकल मेथड यूज करें या इनका कॉम्बिनेशन आप यूज करें, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द ऑप्टिमाइज्ड प्रोसीजर। आपके प्रोडक्ट के लिए क्या ऑप्टिमाइज्ड प्रोसीजर होगा, ठीक है। सो सेल डिसरप्शन करके हमने जो भी मेटाबोलाइट्स है, लेट्स से दीज आर द सम काइंड ऑफ एंजाइम्स और सम प्रोटीन प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल्स, तो हमने उन्हें बाहर एक्सट्रैक्ट कर लिया, वी हैव ब्रॉट इट आउटसाइड ऑफ द सेल। नेक्स्टली द प्रोडक्ट कुड बी एक्स्ट्रा सेलुलर, ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइट्रिक एसिड, या फिर आपका इथेनॉल हो, और मोस्ट फेमस एग्जांपल कैन बी ऑफ एंटीबायोटिक्स। सो दीज आर ऑल प्रोड्यूस्ड एंड सेक्रेटेड आउटसाइड ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स, ये सारे प्रोडक्ट आपके सेल के बाहर होंगे। सो व्हाट वी नीड इज, वी नीड अ सेल फ्री मीडियम। तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट हो आपका, सो इन दैट केस वी नीड अ सेल फ्री मीडियम। ऑलराइट, वो तो हम कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे हमें पैलेट से मतलब था, सेल पैलेट से मतलब था, यहाँ पे हमें कल्चर मीडियम से मतलब होगा, ठीक है। अब इन दो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस डिफर कर सकता है। हमने सेंट्रीफ्यूगेशन या फिल्ट्रेशन से पहले तो कल्चर मीडिया और सेल को अलग कर लिया है, उसके बाद हमारे प्रोडक्ट कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम डिफरेंट पाथ ले सकते हैं। पर अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट पाने के लिए, ये जो मेटाबोलाइट है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक सिंगुलर पॉइंट पे आना पड़ेगा, दैट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग सम सॉल्वेंट, ठीक है। ये प्राइमरी स्टेप बन जाता है, ऑलराइट। और बेटा मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, स्टॉप मी देयर, ठीक है, बिकॉज वी आर हियर टू अंडरस्टैंड। अगर आप टाइम डिवोट कर रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ, सो स्टॉप मी इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, है ना। चलो, सो अब नेक्स्ट स्टेप ये हो गया आपका। देन द प्राइमरी, जो आपका प्राइमरी स्टेप होगा, प्राइमरी स्टेप ऑफ प्रोडक्ट आइसोलेशन, that will be the extraction using some solvent, some kind of solvent, ठीक है। यहां पे हम क्या कर सकते हैं, आप दो इमिसिबल लिक्विड्स ले सकते हैं, और यू कैन से प्रोबेबली आप दो सॉल्यूशंस ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ बफरिंग एजेंट भी होगा। तो यू कैन टेक टू डिफरेंट बफर्स और यू कैन से टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। अब इनमें से एक सॉल्वेंट के अंदर आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रेफरेबली मूव कर जाएगा, ठीक है। नॉट ऑल ऑफ इट बट मोस्ट ऑफ इट,
और अब हम इस सॉल्वेंट को ले सकते हैं जिसके अंदर हमारा मेटाबोलाइट मूव कर चुका है, एंड व्हाट वी कैन डू फर्दर इज अब हम इसका कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन देन गो मूव टुवर्ड्स द कंसंट्रेटिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। वो कैसे कराएंगे, वी कैन प्रेसिपिटेट एंड क्रिस्टलाइज अवर प्रोडक्ट। इस तरीके से हम पर यूनिट वॉल्यूम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अब चाहे ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ये सबके लिए लागू होगा, चाहे आपका प्रोडक्ट सेल के विद इन था, उसको तो हमने पहले बाहर निकाल लिया, सेल को लाइज कर लिया, सारा प्रोडक्ट हमारा बाहर आ चुका है, या फिर अगर मीडियम में भी था तो मीडियम में हमने सीधे इमिसिबल सॉल्वेंट डाल के हमारा प्रोडक्ट को एक फेज में आइसोलेट कर लिया। अब हमें सिंपल से क्या करना होगा, उस फेज को किसी तरीके से आप सेपरेट आउट कर लीजिए, एंड देन वी कैन ड्राई इट आउट, या फिर हम कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस करके हमारा प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेट आउट करवा सकेंगे, ठीक है। देन सो आगे बढ़ने से पहले हम ये प्रोसेस समझ लेते हैं एक्सट्रैक्शन का, यहाँ पे हो क्या रहा है। लेट्स से यहाँ पे दो इमिसिबल लिक्विड्स आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द एग्जैक्ट प्रोसेस, पर हम समझ रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा होगा। सो मान लीजिए आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड हो, वन इज लिक्विड 1, ठीक है। ये लिक्विड 1 है जो कि इसका Li1 इज टेलिंग यू अबाउट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, मतलब कि कितना वॉल्यूम फ्लो हो रहा है पर मिनट या फिर पर आवर एडिशन हो रहा है इस मिक्सर और सेटलर के अंदर। तो यू कैन सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिक्सर एंड अ सेटलर ओवर हियर। सो Li1 मतलब कि लिक्विड 1 इस रेट से आ रहा होगा, और उसके अंदर जो सॉल्यूट A है, लेट्स से हमें सॉल्यूट A को रिफाइन करना है या फिर हमें उसे पाना है। सो हम क्या कह रहे हैं कि जो लिक्विड 1 है उसके अंदर जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट A का कंसंट्रेशन इज CaI1, और फिर आपके पास दूसरा लिक्विड भी है लिक्विड 2 जिसका कुछ फ्लो रेट होगा, इसका भी कुछ डिफरेंट फ्लो रेट हो सकता है, मे बी सेम मे बी डिफरेंट, वी डोंट नो। उसके बाद उसमें भी कुछ सॉल्यूट A का कंसंट्रेशन है। नाउ दैट व्हाट इज मस्ट ओवर हियर इज ये जो CaI1 जो इनलेट से लिक्विड 1 आ रहा है उसके अंदर जो सॉल्यूट A है उसका कंसंट्रेशन और सॉल्यूट A का कंसंट्रेशन इन लिक्विड 2 ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो फिर तो किसी तरीके का ड्राइविंग फोर्स नहीं रहेगा। वी नीड अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तभी इक्विलिब्रियम आने के लिए सॉल्यूट एक फेज से दूसरे फेज की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग इज नाउ वी हैव दीज टू इमिसिबल लिक्विड्स, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2, ठीक है। ये सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। नाउ वी प्रोवाइड अ मिक्सर, यहाँ पे हमने एक एजिटेटर लगा रखा है, एक इम्पेलर लगा रखा है, वो मूव करेगा, एंड इन दिस मैनर व्हाट इट विल डू इज इट विल कॉज थॉरो मिक्सिंग इन दो इमिसिबल लिक्विड, लेट्स से वाटर हो सकता है और ऑयल हो सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लीजिए, अमाइल एसीटेट ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, या फिर एसिटाइल ब्यूटेट ले लीजिए, जो भी आपको लेना हो वो ले सकते हैं, ठीक है। तो वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर वन इज वाटर फॉर नाउ, लेट्स से। अब आपने इसकी थॉरो मिक्सिंग की, थॉरो मिक्सिंग से मिक्सिंग तो होगी नहीं बिकॉज दे आर इमिसिबल, पर इससे सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। सो इंक्रीज इन द सरफेस एरिया विल मीन दैट देयर विल बी इंक्रीज इन द मास ट्रांसफर, ठीक है। देयर विल बी मास ट्रांसफर, उतना ज्यादा ही मास ट्रांसफर होगा, इसलिए हमने क्या किया, मिक्सर जिसका नाम भी दिया है, यहाँ पे हम मिक्सिंग करवा रहे हैं। एंड देन वंस वी आर लेट्स से वी आर लाइक काइंड ऑफ सेटिस्फाइड, हम सेटिस्फाइड हो गए कि हाँ अब हो चुका है, मिक्स थॉरो मिक्सिंग हो चुकी है और अच्छा खासा ट्रांसफर हो भी चुका होगा सॉल्यूट, फिर हम उसे सेटलर में मूव कर रहे हैं। सेटलर में अब ये दोनों लिक्विड्स जब मूव करेंगे सो दे विल बी केप्ट अनडिस्टर्ब, ताकि ये दोनों अपनी सेपरेट बाउंड्रीज में मूव हो जाए, ठीक है। सो यू कैन सी अपर फेज जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर वाले फेज में आ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो लोअर फेज एक्वायर करेगा, ठीक है। सो वी आर मेकिंग देम टू गेट सेपरेटेड। और अब यहां पे क्या हुआ होगा, सॉल्यूट जो है वो नियर बाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ चुका होगा, ठीक है। ये दोनों कंसंट्रेशन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो लिखा है CA01 और CA02, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में होंगे, ठीक है, लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड 1 में और लिक्विड 2 में। ये लिक्विड 1 के लिए है और ये लिक्विड 2 के लिए है, ठीक है।
सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि दोनों में कंसंट्रेशन बराबर होगी, CaO1 और CaO2 की वैल्यू बराबर हो, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जितना सॉल्यूट ए मूव कर रहा होगा लिक्विड 1 से लिक्विड 2 में, उतना ही सॉल्यूट ए मूव करेगा लिक्विड 2 से लिक्विड 1 में, ठीक है। तो द रेट ऑफ मूवमेंट इज इक्वल, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। बाकी तो पोलैरिटी के बेसिस पे अगर मान लीजिए आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर फेज के साथ ज्यादा रहना चाहेगा एज कंपेयर टू द पोलर फेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ चुका है और हम एक लिक्विड को ऊपर से रिमूव कर दे रहे हैं और दूसरे लिक्विड को नीचे से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इतना सा प्रोसेस है। दिस इज द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इन थ्योरी। क्लियर हुई बात? समझ में आ रही है? लेट मी नो। लेट मी नो गाइस। देखेंगे एक ग्लांस, ठीक है, वी विल सी। तो एज द टाइम परमिट्स थिंग्स विल हैपन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? सो नाउ व्हाट विल हैपन इज, लेट्स सी, अब हम कह रहे हैं हम ये जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन है ये प्रोसेस को हम यूज कर सकते हैं। दिस आर वेरी पॉपुलरली यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ यू कैन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ये मेथड हम पार्टिकुलरली सेइंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को आइसोलेट करने के लिए बहुत यूज करते हैं, विच आर द सोर्सेज कैन बी द एनिमल्स और द प्लांट्स। तो उनमें से हम अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ जैसे कि मान लीजिए आप पेनिसिलिन की बात कर लीजिए, ठीक है, पेनिसिलिन की बात कर लीजिए। तो पेनिसिलिन को हम एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज, लेट्स से हमने एक्वस फेज में, जो कल्चर मीडियम था वो एक्वस फेज में होगा, वाटर बेस होगा उसका, तो उसमें हमने अपने पेनिसिलियम नोटेटम को ग्रो करवा लिया। लेट्स से पेनिसिलियम नोटेटम को हम यूज कर रहे हैं, तो पेनिसिलिन प्रोड्यूस होगा। अब हमें पेनिसिलिन प्यूरिफाइड या कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए, हमें और कोई अनडिजायर्ड जो भी सेलुलर प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ पेनिसिलिन से मतलब है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रोवाइड सम काइंड ऑफ इमिसिबल लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हो सकता है ब्यूटाइल एसीटेट या एमाइल एसीटेट आप ऐड कर दें मीडियम के अंदर, ठीक है, आप उनको ऐड कर सकते हैं। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, पेनिसिलिन प्रेफरेबली मूव्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनिक फेज, ठीक है, वो ऑर्गेनिक फेज की तरफ मूव कर जाएगा, ओके। इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मिक्सचर, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट का मिक्सचर इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं फॉर, लेट्स से अगर आपको आइसोलेट करना हो विटामिन B12, ठीक है, फ्रॉम द माइक्रोबियल सेल्स, या फिर आपको कोई स्टीरॉयडल प्रोडक्ट को आइसोलेट करना हो उसके लिए, ठीक है, फॉर द स्टीरॉयडल प्रोडक्ट्स, या फिर आप यूज कर सकते हैं इसको अल्कालॉइड कंपाउंड्स के लिए। ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गए जो कि मैं ले रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। सो सम अल्कालाइड प्रोडक्ट्स जैसे कि मॉर्फिन हो सकता है, कोडीन हो सकता है, तो यहाँ पे हम ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट का मिक्सचर यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन एक्सट्रैक्ट आवर प्रोडक्ट इन वन ऑफ द फेजेस, और फिर हम उस फेज को रिमूव कर सकते हैं एंड दस वी कैन प्यूरिफाई आवर प्रोडक्ट, ठीक है। पर प्राइमरी स्टेप क्या होगा, प्राइमरी स्टेप प्रोडक्ट पाने का एक्सट्रैक्शन ही होगा, एक्सट्रैक्शन यूजिंग द लिक्विड सॉल्वेंट्स, ऑलराइट। पर अब यहाँ पे एक दिक्कत है, मान लीजिए आपका कोई जो प्रोडक्ट है इट इज इन द फॉर्म ऑफ सम प्रोटीन और एंजाइम, देन व्हाट विल हैपन, अब प्रोटीन्स व्हाई दे रिमेन फोल्डेड, वो अपने फोल्डेड स्टेट में क्यों रहते हैं, व्हाई दे एक्वायर अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, कोई बता सकता है?
Anyone? Why a protein remains in a 3-dimensional structure? तो आपके हिंट के लिए, द एनवायरमेंट इज एक्वस. एनी पार्टिकुलर रीजन कि प्रोटीन अपने फोल्डेड स्टेट में क्यों रहता है साइटोसोल के अंदर या फिर किसी भी बायोलॉजिकल एंटाइटी के अंदर एक्टिव स्टेट में क्यों रहेगा? इन जनरल बात कर रहे हैं, सारे प्रोटीन्स के लिए नहीं कह रहे हैं, पर इन जनरल बात कह रहे हैं. गुड मॉर्निंग रूपाली. So why it will be so? So वहां पे हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होगा क्योंकि वहां पे हाइड्रो है, वाटर है. तो वाटर क्या करेगा? जो भी वाटर रिपेलिंग या फिर नॉन पोलर रेसिड्यूज या साइड चेन्स होती हैं, ऐसे सारे अमाइनो एसिड्स को कंपेल करेगा कि वो कोर की तरफ मूव कर जाए. सो द प्रोटीन्स 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कर लें, इट इज प्राइमरीली या मेनली स्टेबलाइज्ड बाय द हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस. और अगर मान लीजिए आपने प्रोटीन को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आइसोलेट किया या एक्सट्रैक्ट किया, तो फिर क्या होगा? अब तो कोई हाइड्रो है नहीं जिसकी वजह से कोई फोबिया हो, तो प्रोटीन डीनेचर्ड हो सकते हैं. यू माइट नॉट गेट द एक्टिविटी. आप प्रोटीन तो प्यूरिफाई कर लें पर आपके पास वो एक्टिविटी नहीं आएगी. सो उसका क्या फायदा? ऑलराइट. सो ऐसे में हम यस 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 वैष्णवी, आकाश, अनंदिता, कविता, यस. सो अब हम क्या कर सकते हैं? सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक्वस सॉल्वेंट, हम यहां पे जाते हैं, वी मूव टू द टू फेज एक्वस. यू कैन से वी गो फॉर एक्वस टू फेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन. यहाँ पे अब हम जो दो इमिसिबल लिक्विड्स लेने वाले हैं, दोनों का बेस वाटर ही होगा. ठीक है. जो आपका सॉल्वेंट 1 है और सॉल्वेंट 2 है, ये दोनों सॉल्वेंट कैसे हैं? दे हैव द बेस ऑफ वाटर, बोथ आर इन एक्वस मीडियम. ये दोनों सॉल्यूशंस एक्वस हैं. नाउ व्हाट यू डू इज यू यूज 2 डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्यूट्स. यहाँ पे आप या तो पॉलीमर, एक पॉलीमर सॉल्यूशन हो सकता है, दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों पॉलीमर सॉल्यूशंस हो सकते हैं. ठीक है. तो दोनों पॉलीमर सॉल्यूशन हो सकते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर आप सॉल्यूट्स को एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड कंडीशन से ज़्यादा डिजोल्व करें, उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन रखें सॉल्यूशन में, तो ये दोनों इमिसिबल बन जाते हैं. दिस विल नॉट गेट डिजोल्व इन दिस वन. ये दोनों अलग अलग फेजेस में रहेंगे. इवन दो बोथ आर एक्वस सॉल्यूशन बट दे विल रिमेन इन डिफरेंट फेजेस. ठीक है. दोनों एक्वस सॉल्यूशन ही है. यहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन होती है इट इज अबाउट 85 to 90%. यहाँ पे भी सेम रहती है. तब भी दोनों आपस में डिसॉल्व नहीं होंगे. दे विल फॉर्म अ 2 डिफरेंट फेजेस. और क्या चाहिए आपके प्रोटीन को? प्रोटीन को तो अगर एक्वस फेज मिला तो वो अपने एक्टिव कन्फॉर्मेशन में रहेगा. ठीक है. सो हम एक्वस 2 फेज लिक्विड एक्सट्रैक्शन का यूज करते हैं. बोथ द सॉल्यूशंस व्हिच वी आर यूजिंग एज ए सॉल्वेंट, दोनों के दोनों कैसे हैं? बोथ हैव द एक्वस बेस. ठीक है. तो ये हम यूज कर सकते हैं. पर बेसिकली जब आपको एंटीबायोटिक्स इन सबको हमें आइसोलेट करना होता है तो हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और एक्वस सॉल्वेंट का क्लासिकल एग्जांपल ले सकते हैं. ठीक है. वी कैन टेक दिस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. इसके लिए हम थोड़ा मैथमेटिकल जो भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उनको हम देखने वाले हैं. ठीक है. सो जहां पे भी आपका ऑर्गेनिक और एक्वस वाला इमिसिबल फेजेस विच आर अनडिजायर, मतलब कि आपके प्रोडक्ट के लिए टॉक्सिक हो, तो आप वहां पे उनको ना यूज करके व्हाट यू विल यूज इट 2 सॉल्वेंट सिस्टम जहां पे दोनों के दोनों एक्वस बेस में होंगे. ठीक है. इतनी सी बात है. सो नाउ दीज 2 फेजेस ये आपको एक फेवरेबल कंडीशन दे रहे हैं. ठीक है. मान लीजिए आपके पास सेल है, सेल को आपने लाइज कराया तो आपके पास सेल डेब्रीज होंगे. ठीक है. सेल डेब्रीज होंगे, फ्रैगमेंट्स होंगे उसके, और होगा आपका प्रोडक्ट. तो अब क्या होगा? सेल डेब्रीज और जो भी फ्रैगमेंट्स हैं वो एक फेज में हो जाएंगे और जो भी प्रोडक्ट होगा वो दूसरे फेज में चला जाएगा. और इस तरीके से हम अपना प्रोडक्ट
आइसोलेट कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनेलीज होंगे, फ्रैगमेंट्स होंगे, वो सब के सब एक फेज में मूव कर रहे हैं एंड योर प्रोडक्ट इज मूविंग इनटू द अदर फेज। सो हम देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। सो वी वर सेइंग कि आप या तो चुन सकते हैं जो डिफरेंट फेजेस होंगे वो होंगे पॉलीमर सॉल्यूशंस हो सकते हैं, या फिर एक पॉलीमर हो सकता है और दूसरा सॉल्ट हो सकता है। ठीक है, देयर कुड बी सच अ थिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपोनेंट 1 कुड बी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, जो कि एक पॉलीमर है। या तो आप कोई सॉल्ट ले सकते हैं, या तो आप किसी और तरीके के पॉलीमर को भी ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वन ऑफ द फेज कुड बी पॉलीप्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, अनदर वन कुड बी डेक्सट्रैन या पॉलीविनाइल अल्कोहल, पोटेशियम फॉस्फेट, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो बोथ आर देयर इन द एक्वस फेज, दोनों के दोनों किस में है, एक्वस फेज में। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द एक्वस टू फेज सिस्टम। और ये दोनों के दोनों लिक्विड या सॉल्यूशंस अलग अलग सेपरेट बाउंड्रीज बना के रहेंगे, दे विल नॉट मिक्स इनटू ईच अदर, ये बात रहेगी। ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आई? देन वो जो अभी हम बात कह रहे थे वापस से वही बात यहाँ पे कही गई है कि अगर आप इस तरीके के लिक्विड में मिक्स करते हैं, अपना सैंपल ऐड करते हैं, विच कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द लाइज्ड सेल और कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेल फ्री मीडियम, जहाँ पे भी प्रोडक्ट हो, आप उसको इस मिक्सचर में अगर ऐड करेंगे तो जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे आपके और सेल फ्रैगमेंट, दे विल पार्टीशन इनटू टू डिफरेंट फेजेस, वो अपने आप को दो अलग अलग फेज में सेपरेट कर लेंगे। और किस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू देयर फेवरेबल कंडीशन। हमें एक कंडीशन ये पता है, अगर हम पोलैरिटी के बारे में बात करें, सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्वेंट पोलर सॉल्यूट को लाइक करता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड होगा। ठीक है, सो द वेरियस कंपोनेंट्स दे विल सेपरेट बेस्ड ऑन द अप्रोप्रिएट कंडीशंस, उसके बेसिस पे। तो जो भी सेल फ्रैगमेंट्स होंगे दे विल मूव टू वन ऑफ द फेज, और जो भी डिजायर्ड प्रोटीन होगा वो किसी और फेज में जा सकता है। यही बात अभी हमने कही। ठीक है, सो ये जो एक्वस टू फेज सेपरेशन है, ये स्पेसिफिकली ज्यादा पॉपुलर है इफ वी वांट टू आइसोलेट द एंजाइम्स और द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स विच हैव ट्रबल डीलिंग विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एंजाइम्स जो भी वेरियस प्रोटीन्स हैं उनके लिए बहुत फेवरेबल चीज है। ठीक है, सो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमें प्रोडक्ट को और ज़्यादा कंसंट्रेट करना है तो हम उसे जो भी फेज था, एक्सट्रैक्टिंग फेज जिसे कह रहे हैं, जिस भी फेज में ज़्यादातर आपका प्रोडक्ट मूव किया है उसको हमने एक्सट्रैक्शन फेज कह लिया, उसको हम और कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट उसके अंदर, बाय प्रेसिपिटेशन और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो पर यूनिट वॉल्यूम आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, सो अब कोई भी चीज़ आपका प्रोडक्ट कितना मूव करेगा एक फेज में, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट। ऐसा तो है नहीं कि लेट्स से आपके पास हो सकता है कि साइट्रिक एसिड हो, साइट्रिक एसिड पूरी की पूरी एक्वस फेज मतलब वन ऑफ द फेज में मूव कर गई, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, देयर विल बी सम लिमिट। हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम आता है तब तक मूव होगी कोई भी चीज जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना अटेन हो जाए दो फेजेस के बीच में। ठीक है, फॉर द सॉल्यूट ए until and unless the equilibrium is attained between the solvent 1 and the solvent 2, till then the movement or mass transfer of the solute will happen, तभी तक mass transfer होता रहेगा। ठीक है, सो कितने एक्सटेंट तक होगा, that depend on the equilibrium relationship। ठीक है, कि सॉल्यूट कितना प्रेफर करता है एक फेज को एज कंपेयर टू द अदर फेज, तो उसको हम कहते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्विलिब्रियम के समय कितना कंसंट्रेशन होगा एक फेज में और कितना कंसंट्रेशन होगा सॉल्यूट का दूसरे फेज में, इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट जिसको कि हम के से दिखाते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय CAU by CAL।
जहां पे CAU का मतलब है दिस इज रिप्रेजेंटिंग सॉल्यूट A कंसंट्रेशन इन अपर फेज, ठीक है। तो आपने देखा भी था सेटलर वेसल के अंदर, सेटलर वेसल के अंदर क्या हुआ था, जिसकी भी डेंसिटी कम थी वो ऊपर वाले फेज में था, ये अपर फेज था और ये आपका लोअर फेज था, ऑलराइट, ऐसा था कुछ। तो सॉल्यूट ए कंसंट्रेशन इन अपर फेज एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ चुका हो दो लिक्विड्स के बीच में, ठीक है। और CaL क्या है, CaL इज द सॉल्यूट ए कंसंट्रेशन, उसका कंसंट्रेशन इन लोअर फेज, और कब, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका हो तब की बात। नोट डाउन कर लीजिए फॉर्मूला, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन करिए। ऑलराइट, सो पार्टीशन कोफिशिएंट इज द कंसंट्रेशन इन ऑफ ए, या फिर जो भी सॉल्यूट है इन द अपर फेज ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, एंड डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ए इन द लोअर फेज, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे दो चीज आपको मैं डिफर कराना चाहता हूं, द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज कंसंट्रेशन वर्सेस अमाउंट। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है, जैसे कि पर यूनिट वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, पर ml, पर लीटर, पर मीटर क्यूब, इस तरीके से। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो भी होता है इट इज अबाउट पर यूनिट वॉल्यूम, आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स है, जबकि टोटल अमाउंट इट इज द टोटल, मतलब कि आपको पूरे के पूरे वेसल के अंदर कितना टोटल सॉल्यूट है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपीस, लेट्स से देयर इज 1 लाख रुपीस, ये क्या हो गई, ये टोटल अमाउंट हो गई। अब ये कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, पर इंडिविजुअल कितना अमाउंट आया इसमें से, दैट विल बी द कंसंट्रेशन, ठीक है। मान लीजिए ये 5 लोग में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो दैट विल बिकम द कंसंट्रेशन, दैट इज हर एक के पास 20,000 है। So 20,000 rupees is the concentration per individual. टोटल अमाउंट कितनी है, टोटल अमाउंट इज 1 लाख, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा, कंसंट्रेशन और अमाउंट, टोटल अमाउंट अलग होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन इज इट इज अबाउट द पर यूनिट वॉल्यूम, ओके। देन अगर आप इस रेशियो की बात कर रहे हैं CAU अपॉन CAL, सो अगर ये वैल्यू, दिस वैल्यू इट इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होगा, ऐसा कब हो सकता है कि k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, ये तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। देखिए अगर आपके पास ऐसा नंबर हो जहां पे डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसे में रेशियो क्या आएगा, इट विल बी लेस देन 1। रेशियो अगर अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो तो रेशियो क्या आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा। और अगर यही नंबर जो न्यूमरेटर में है वो बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, उस समय जो आपकी वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, ये बात है। सो अगर पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए तो इसका मतलब कंपोनेंट ए जो है वो फेवर किसको करता है, अपर फेज को फेवर करता है, ठीक है। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ के, अगर लेट्स से के की वैल्यू 1.5, 1.19, 3 है, 4 है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा एक्सट्रैक्शन फेज की तरह काम कर सकता है। जहां पे भी सॉल्यूट ज्यादा जा रहा हो इक्विलिब्रियम में, जहां पे भी सॉल्यूट ज्यादा हो वो हमारा एक्सट्रैक्शन फेज की तरह काम करेगा। मतलब नहीं है उससे कि वो अपर फेज है कि लोअर फेज है, जहां पे भी सॉल्यूट ज्यादा होगा दैट विल बी योर एक्सट्रैक्शन फेज या एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट, ठीक है, सिंपल सी बात। तो अगर k की वैल्यू लेस देन 1 हो तो इसका मतलब आपका जो सॉल्यूट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में इट इज प्रेफरिंग द लोअर सॉल्वेंट मच मोर एज कंपेयर टू द अपर सॉल्वेंट, उसको ज्यादा प्रेफर करेगा, ठीक है। सो ए इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर फेज,
ऑलराइट, ये बात समझ में आई आपको? सो नाउ व्हाट डिसाइड्स द नेचर, ये k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी कि k की वैल्यू लेस देन 1 होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? सो इट इज डिसाइडेड बाय द वेरियस रीजंस, जैसे कि व्हाट इज द साइज ऑफ द सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट है, जो भी कंपोनेंट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है दो फेजेस के बीच में, उसका साइज कितना है। दूसरा, उस पे चार्ज कैसा है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा है, इज इट अनचार्ज्ड या इट इज चार्ज्ड। चार्ज्ड होगा देन इट विल फेवर मोर ऑफ द पोलर फेज, अगर अनचार्ज्ड है तो एक बार को फिर भी वो हाइड्रोफोबिक फेज में रह सकता है। ठीक है, जो भी इनमें से जो भी दो एक्वस सॉल्यूशंस हैं, इनमें से जो भी ज्यादा हाइड्रोफोबिक है या ज्यादा नॉन पोलर है उसमें वो चला जाएगा अगर अनचार्ज है तो। ठीक है, thirdly it could depend on the hydrophobicity of the particle और solute particle कि पोलैरिटी कैसी है, पोलर है कि नॉन पोलर है, यही बात अभी हम कह रहे थे। देन इट कुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द बायोस्पेसिफिक अफिनिटी, अगर किसी पार्टिकुलर पॉलीमर या सॉल्ट के लिए हमारा जो कंपोनेंट है, जो भी बायोमोलिक्यूल है, वो ज्यादा अफिनिटी दिखाता है तो वो उसी वाले सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ रीजन हो सकते हैं जिसके बेसिस पे पार्टीशन इन्फ्लुएंस हो सकता है। ठीक है, दीज कुड बी सम ऑफ द रीजंस, नॉट ऑल ऑफ देम बट कुड बी सम ऑफ द रीजंस। ऑलराइट, सो अब आपको क्या करना होता है, यू हैव वंस डन द ऑपरेशन, आपने फर्मेंटेशन करवा लिया, आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में है, पर जब तक आप उसे ज्यादा अमाउंट में रिकवर ना कर पाए तब तक उसका यूज क्या है। ऑलराइट, उसका यूज क्या है? सो दैट इज व्हाई वी कैन गो फॉर मल्टीपल स्टेप एक्सट्रैक्शन, जहां पे आप कई बार सॉल्वेंट 1 सॉल्वेंट 2 दो इमिसिबल लिक्विड्स ला सकते हैं और एक्सट्रैक्शन करवा सकते हैं, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में भी ये कर सकते हैं। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन करवाना है, जो कि आपके गेट में क्वेश्चंस आएंगे इस तरीके के, ठीक है, तो योर क्वेश्चंस दे आर मोर टेंडिंग टुवर्ड्स द सिंगल फेज एक्सट्रैक्शन, सिंगल स्टेज में एक्सट्रैक्शन के लिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब जो सॉल्यूट ए है, कि जो भी सॉल्यूट है उसको 3 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, सो 3 टाइम्स होना चाहिए इन वन ऑफ द फेजेस एज कंपेयर टू द अदर फेज। तो अगर 3 टाइम्स है इसकी कंसंट्रेशन एक फेज में, तो दूसरे फेज में कितनी रह जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो अगर आपके पास मान लीजिए पूरे फर्मेंटर वेसल के अंदर 400 ग्राम प्रोडक्ट था, ठीक है, 400 ग्राम, तो उसमें से 300 ग्राम तो आपके एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट में आ जाना चाहिए, बाकी 100 ग्राम वेस्टेज हो चलेगा। ठीक है, सो अगर ऐसी वैल्यू हो, अगर आपके पास इतना अच्छा सॉल्वेंट हो, ठीक है, इतना अच्छा आपको पार्टीशन कोफिशिएंट दे रहा हो, तो आप फिर उसके लिए सिंगल स्टेज एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए जा सकते हैं। यू कैन गो फॉर अ सिंगल स्टेज रिमूवल। पर अब मान लीजिए आपका पार्टीशन कोफिशिएंट इतना अच्छा ना हो, आप क्या करेंगे? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। हमने यही बात कही थी, कंसंट्रेशन और अमाउंट। ठीक है, सो अगर मान लीजिए आपका पार्टीशन कोफिशिएंट लो हो, उस समय हम क्या कह सकते हैं, तब भी हम अच्छी प्रोडक्ट रिकवरी पा सकते हैं अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देते हो, बाय यूजिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द फेज प्रेफर्ड बाय द सॉल्यूट। ऐसा करने पे, ऑलराइट, इन डूइंग सो वी कैन गेट द गुड रिकवरी। सो विद दैट वी कम टू द फॉर्मूला। ठीक है, देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, पर अभी मैं आपको जब समझाऊंगा तो इट विल नॉट बी कॉम्प्लेक्स एट ऑल। जितना सिंपल पार्टीशन कोफिशिएंट है उतना सिंपल ये भी है। ठीक है, ये क्या है हम देख लेते हैं। सो अब कितना सॉल्यूट आपका अपर फेज में आया, उसको हमने कहा यील्ड। ठीक है, तो यील्ड कितनी है अपर फेज में, दैट इज गिवन बाय YAU। YAU, लेट्स से हमारे पास कोई वेसल हो, इस तरीके का कोई वेसल हो, इसमें आपके पास एक अपर फेज हो जिसको कि हम इस तरह कह लेते हैं, जैसे ये है आपका अपर फेज और यहाँ पे है आपका लोअर फेज।
अब ये जो पूरा वेसल है इसका जो टोटल वॉल्यूम है उसको लेट्स से हम कह लेते हैं वीओ, वीओ कह लेते हैं, ठीक है, दैट इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। अपर फेज का जो भी वॉल्यूम है उसको हम वी यू से दिखा लेते हैं लेट्स से, और जो लोअर फेज का वॉल्यूम है उसको हम वी एल से दिखा लेते हैं लेट्स से, ठीक है। तो ऐसे में अपर फेज में कितना ए आया होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल अमाउंट, ठीक है। अभी हम कंसंट्रेशन से डील नहीं कर रहे हैं। कंसंट्रेशन के लिए जब हम डील कर रहे थे उस समय हम पार्टीशन कोफिशिएंट की बात कर रहे थे कि क्या कंसंट्रेशन होगा ए का इन द अपर फेज एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द लोअर फेज। तो पार्टीशन कोफिशिएंट के समय हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे हैं अमाउंट की, ठीक है। तो यील्ड इज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, सो इट इज गिवन एज द व्हाट इज द कंसंट्रेशन, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम कितना ए आएगा इनटू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द अपर फेज टेकन, ठीक है, कितना वॉल्यूम। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि टोटल ए आने वाला कितना है। तो आप कह रहे हैं कि अगर एक जो सॉल्यूट है वो अपर वाले फेज में इतने अमाउंट में है 1 mg पर लीटर, और आपने लेट्स से 100 लीटर ले लिया, 100 लीटर, तो टोटल आपने कितना, या आपके सॉल्यूट जो भी सॉल्वेंट अपर फेज में है उसमें टोटल सॉल्यूट कितना आ गया, इट विल बी 100 into 1 दैट इज 100 mg, isn't it, ठीक है। सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट हैव मूव्ड इनटू द अपर फेज एज कंपेयर टू द टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है दैट इज V0 into the total concentration, ऑलराइट। तो हम इसको ऐसे भी ब्रेक कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इन दिस मैनर वी कैन से VU/CU, मतलब कि जो भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूट का अपर फेज में, ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन हो अपर फेज में सॉल्यूट का मल्टीप्लाई टू द वॉल्यूम इन द अपर फेज प्लस द concentration of solute A in the lower phase into the volume of the volume of the lower phase, ठीक है। सो हम यही चीज यहां पे लिख सकते हैं नीचे में। सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला एज concentration of A in the upper phase into the volume of the upper phase divided by, तो ये वैल्यू प्लस दैट ऑफ द लोअर फेज, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या बता रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल वॉल्यूम, ये आपका ओरिजिनल वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा होगा, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, व्यू का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द अपर फेज, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं व्यू इज द वॉल्यूम ऑफ द अपर फेज, VL इज द वॉल्यूम ऑफ द लोअर फेज, V0 ओरिजिनल वॉल्यूम है, ठीक है, और CA0 ओरिजिनल प्रोडक्ट कंसंट्रेशन है। टोटल कितना A प्रेजेंट है, दोनों सॉल्यूशंस को मिला के कितना A प्रेजेंट है, उसमें से कितना A अपर फेज में है, ठीक है, दैट इज द यील्ड कोएफिशिएंट, या यू कैन से दैट इज द यील्ड इन द अपर फेज। उसी तरीके से अगर हमें डिफाइन करना हो लोअर फेज के लिए तो द फॉर्मूला, अब तो आप बिना देखे भी कर सकते हैं। अगर आपको लोअर फेज के लिए यील्ड को डिफाइन करना हो, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, क्या कंसंट्रेशन है ए की लोअर फेज में मल्टीप्लाई टू द वॉल्यूम ऑफ द लोअर फेज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जिसको कि आप फर्दर लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ऊपर वाला पोर्शन एज इट इज लिख दिया और ये वाला टर्म वापस से लिख दिया, और लोअर फेज के अलावा और क्या है, अपर फेज है, तो अपर फेज को लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर द यील्ड ऑफ ए इन द लोअर फेज। सिंपल है, समझ में आई बात, लेट मी नो। ऑलराइट, ठीक है। सो
अब इसी चीज को अब हम थोड़ा और मॉडिफाई करके देख लेते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट यू कैन ऑल्सो डू, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो लेट्स से अब अगर हम अपर फेज के यील्ड की बात करें, so the formula was the concentration of A in the upper phase multiplied to the volume of upper phase upon, सेम चीज हमने लिख ली पहले, प्लस concentration of A in the lower phase into the lower phase। अब अगर हम ऊपर और नीचे, what we can do is, अगर हम ऊपर और नीचे CAU से डिवाइड कर दें, ठीक है, लेट अस ट्राई टू डिफाइन, अब हम ये जो इक्वेशन है इसको हम के पार्टीशन कोफिशिएंट के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द अपर फेज अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द लोअर फेज, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इसलिए हम इसको सेम फेज में लाने के लिए दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द इक्वेशन विथ CAU, कि इसको भी हमने CAU से डिवाइड कर दिया और इसको भी हमने CAU से डिवाइड कर दिया, लेस से हमने ऐसा कर दिया। सो व्हाट वी कैन गेट इज, यहाँ पे CAU से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बचा, VU अपॉन VU प्लस CAL/CAU, ये तो जस्ट रिवर्स है, दैट इज 1/K भी लिख सकते हैं, 1 पार्टीशन कोफिशिएंट इनटू VL। तो ये एक फॉर्मूला आ गया यील्ड ऑफ ए इन द अपर फेज के लिए, ठीक है, ये आ गया आपका। अब इस इक्वेशन को हम फर्दर अगर मॉडिफाई करना चाहें तो लेट अस डिवाइड द अपर एंड द लोअर टर्म विथ VU, द वॉल्यूम ऑफ द अपर फेज। तब क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे VU से डिवाइड कर ले रहे हैं, ऐसा करने पे क्या होगा, सो दिस कैन बिकम 1 अपॉन 1 प्लस 1/K VL/VU, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। सो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। सो अगर आपको ये वाला फॉर्मूला पता हो, बेसिक फॉर्मूला पता हो, तो इस डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, ये डेरिवेशन तो आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। AU, बेटा AU जैसा तो कोई टर्म ही नहीं है, ये आप कह रहे होंगे शायद, कंसंट्रेशन ऑफ ए इन द अपर फेज, ठीक है, हमने CAU से इसलिए डिवाइड किया ताकि हम पार्टीशन कोफिशिएंट के टर्म्स में कुछ लिख सकें, क्योंकि हमें पता है पार्टीशन कोफिशिएंट इट इज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम में क्या कंसंट्रेशन है सॉल्यूट ए की इन द अपर एंड द लोअर फेज, ठीक है, तो इस टर्म में लिखने के लिए हमने ऐसा किया था। तो बेसिकली अगर आपको ये भी याद है तो भी काम बन जाएगा। सो ठीक है, ओके, अब इसी तरीके से हम दूसरा डेरिवेशन कर लेते हैं। लेट अस सी व्हाट वी कैन गेट इन केस ऑफ द यील्ड इन द लोअर फेज। सो यील्ड इन द लोअर फेज इज गिवन बाय इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन द लोअर फेज multiplied to the volume of the lower phase upon into VL plus what is the concentration of A in the upper phase multiplied to the concentration in the upper phase। अब वापस से सेम चीज इस टर्म्स में अगर लिखना है तो हम ऊपर और नीचे क्या कर दे रहे हैं, CAL से डिवाइड कर दे रहे हैं। लेट अस डिवाइड द इक्वेशन विथ CAL, ठीक है, ऐसा करने पे व्हाट यू विल गेट इज VAL अपॉन VAL प्लस CAU/CAL दैट इज K इंटू VAU।
ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो आप इसको भी रिमेंबर कर सकते हैं। इफ नॉट, अगर आपको ये वाली बात पता हो ऊपर वाली, तो भी आपका काम चल जाएगा, आपको पता है कि क्या करना है, आराम से डिराइव कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे ऊपर और नीचे VAL से डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हम ऊपर और नीचे इससे कर दे तो क्या होगा, देन व्हाट वी विल गेट इज 1/1 प्लस K इंटू VAU अपॉन VAL। ऑलराइट, ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यू कैन नोट इट डाउन एज वेल, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सेम चीज हमने यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो अभी तक हम पाए हैं, जो इक्वेशन है, ठीक है, ये वाला फॉर्म, इसकी बात कर लीजिए या फिर इसकी बात कर लीजिए। तो लेट मी रिमूव दिस। सेम फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये डेरिवेशन आपने खुद से किया है, ठीक है। ये देखिए, ये अपर फेज की यील्ड है और ये लोअर फेज की यील्ड है। सेम थिंग्स यू हैव डिफाइंड, आपके पास भी सेम इक्वेशन आया है, ठीक है। सो यील्ड आती कैसी है, अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में आपको कह दिया कि इफ सपोज यू वांट टू डू 80% रिकवरी, तो इसका मतलब है कि जो यील्ड है, ठीक है, लेट्स से जो भी है, जो भी अपर फेज हो सकता है या फिर लोअर फेज हो सकता है, जो भी हो, दैट इज इक्वल टू 80/100 और 0.8। और आपको अगर किसी ने बोला कि परसेंटेज यील्ड बताओ, तो क्या करना पड़ेगा, इस 0.8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 के साथ, दैट इज 80% हो जाता। ऑलराइट, अगर ये आपने नोट डाउन कर लिया है तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अपर फेज, एक चीज जो आपको रिमेंबर करनी है, दैट इज अपर फेज या तो लोअर फेज, कोई भी आपका एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका सॉल्यूट किसको ज्यादा पसंद करता है, ठीक है। और जैसे कि यहां पे कहा 80% रिकवरी, इसका मतलब क्या होगा, यील्ड की वैल्यू क्या है, इट इज 0.8। अब ये कौन सा है, AU है या AL है, अपर है कि लोअर है, वो मुझे नहीं पता, वो आपको देख के बताना है। सो यू हैव 2 मिनट, आप क्वेश्चन को रीड करिए, फिर मैं आपको बताता हूं क्या है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन रीड करिए जरा, और अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, यू कैन आस्क राइट नाउ। ऑलराइट, क्वेश्चन पढ़ लिया सबने, चलिए देख लेते हैं। Aqueous two-phase system is used to isolate a protease from a fermentation broth। तो आपने एक्वस टू फेज यूज किया है, दोनों जो भी फेजेस हैं, इमिसिबल फेजेस हैं, दोनों एक्वस हैं। अब यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 2.5। क्या मतलब है इससे, 2.5 से किस फेज में ज्यादा होगा आपका सॉल्यूट, ए में या फिर अपर फेज में कि लोअर फेज में। सो डेफिनेटली क्योंकि ये 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है ये वैल्यू, इसका मतलब ये कहाँ पे ज्यादा है, इट इज मोर इन द अपर फेज, इट प्रेफर्स अपर फेज। ये बात किससे पता चली, क्योंकि कंसंट्रेशन हमें ज्यादा देखने को मिल रही है इन द अपर फेज। अब आपको क्या करना है, रिकवरी करनी है 80%। तो इसका मतलब हम अपर फेज को एक्सट्रैक्शन सॉल्वेंट की तरह मानेंगे, ठीक है। सो हमें रिकवरी कितनी करनी है, 80%। 80% का मतलब हो गया 80/100, जिसको कि हम 0.8 लिख सकते हैं।
अनिता बेटा कैसे लोअर फेस होगा? 2.5 तो 1 से बड़ा होता है ना। अगर आप कहते हो कि k की वैल्यू इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A इन द अपर फेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इन द लोअर फेस, तो ये वैल्यू कब बड़ी आएगी? जब न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आपकी गिवन है? 2.5, सो अपर फेस इज मोर प्रेफर्ड। तो YAU की वैल्यू आपको गिवन है 0.8। तो क्या अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? द वॉल्यूम ऑफ रेशियोज ऑफ अपर एंड द लोअर शुड बी, क्या रेशियो होना चाहिए? आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ VU बाई VL, वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? ठीक है, अगर आपको 80% रिकवरी करनी हो तो प्रोडक्ट आपको 80% रिकवर कर लेना है। तो इन दैट केस व्हाट वी नो इज YAU इज इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है, हम सिंपल से ये कर सकते हैं। इतना तो जानते ही हैं कि ये वाली बात प्लस VAL प्लस इंटू CL, ये बात तो जानते ही हैं। ऊपर और नीचे आप क्या करिए, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए विथ VAU इंटू CAU से। इधर भी डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने पे क्या आ जाएगा आपके पास? यू विल गेट दैट YAU इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस VAL बाई VAU, ठीक है। सॉरी AL यहां पे क्यों लिखा हमने, VU, ठीक है। सो VL बाई VU हो जाएगा और CAL बाई CAU, मतलब इसका रिवर्स है, इसका रिवर्स है ना। तो 1 बाई K। अब वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पे सिंपल से। तो यहाँ पे मैं वापस से लिख देता हूँ, व्हाट वी हैव गॉट इज YAU इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस VL बाई VU इंटू 1 बाई K। YAU की वैल्यू कितनी है? 80% आपको रिकवरी करनी है अपॉन 1 बाई, और VL बाई VU का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। और ये कितनी वैल्यू है? 2.5। सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए कितना सिंपल है। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा था पर है बहुत ही सिंपल सा, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो, ठीक है। अब हम इस पूरे टर्म को इधर मूव कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर देते हैं। इट विल बी 1 प्लस VL बाई VU इंटू 1 बाई 2.5। अगर आप 2.5 को देखें तो आप इसे लिख सकते हैं 10 बाई 25 और इट विल बी 0.4। ये 0.4 के बराबर हो गया और इधर क्या हो गया? 0.8, ठीक है। ऑलराइट, ऐसा कुछ आ गया। अब इसका मतलब VL बाई VU 0.4 ऑफ VL बाई VU इज इक्वल टू 1 बाई 0.8 माइनस 1, ठीक है। या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, अगर आप LCM लेंगे इट विल बिकम 0.8 और ये हो जाएगा होल अपॉन, तो ये कितना आ गया? 0.2 आ गया। सो दैट मीन्स द, अब हमें क्या करना है? VU बाई VL बताना है, हमें बताना है VU बाई VL। तो इसको रिवर्स कर लीजिए, VU बाई VL इज इक्वल टू 0.4 बाई 0.2, दैट इज कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। तो रेशियो आपका क्या आ गया? 2:2। देयर इज सम मिस्टेक, ठीक है, 2 आ गया। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये 2:1 भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसके आसपास का आंसर कौन सा है? तो देयर इज सम मिस्टेक, ठीक है, कुछ मिस्टेक हुई होगी यहीं पे कहीं कैलकुलेशन में, तो यू कैन चेक दैट। सो सबसे पास वाला आंसर कौन सा है यहाँ पे? 1.2:1 नहीं, 2.4:1 ये भी नहीं है। सो जो आंसर आएगा दैट विल 1.6:1 का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो जो बन सकते हैं वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ संचित, ठीक है। सो ये जो है ये भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एंड क्वेश्चन हैव केम वंस इन द गेट,
ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो अगर ये समझ में आया है तो फिर दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है बेटा, आप चेक कर लीजिएगा इसमें। चलो अब ये बताओ, यहाँ पे आपने एक्वस टू फेज सिस्टम जो बनाया है दैट इज विद द पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल 2000 एंड डेक्सट्रान। ठीक है, अब आपको यहाँ पे पार्टीशन कोफिशिएंट की वैल्यू गिवन है और अपर टू लोअर फेज की वैल्यू गिवन है। इस क्वेश्चन को करके बताइए। चलिए, मैक्सिमम पॉसिबल एंजाइम रिकवरी आपसे पूछ रहा है, तो पहले डिसाइड करिए कि किसको आप एक्सट्रैक्शन फेज बनाएंगे। और वो कैसे डिसाइड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द पार्टीशन कोफिशिएंट वैल्यू, 1 से ज्यादा है कि 1 से कम। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको YAU यूज करना है कि YAL, और उसी हिसाब से आपका फॉर्मूला बदल जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखिए। कौन सा बेटा, कहाँ पे 1/k लिया है मैंने? CL/CAU, तो ये 1/k ही तो हो रहा है। और ये फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं YAU का, यहाँ पे तो यही हो रहा है ना, 1/k। ठीक है, यहाँ पे 1/k हो रहा है, तो कहीं पे वैल्यू प्लेस करने पे हुई होगी गलती। ऑलराइट, चलो एनीवन, किसी को आया समझ में क्या करना है इसमें? तो एटलीस्ट ये बता दीजिए मुझे। ओके, वेरी गुड अंशिता, अंशिता का आंसर डी आ रहा है। लेट अस सी, और किसी का कुछ? लेट अस सी, द मिक्सचर सेपरेट्स द टू फेजेस विद अ पार्टीशन कोफिशिएंट। तो सबसे पहले जो मेरी नजर जाएगी वो पार्टीशन कोफिशिएंट पे जाएगी, ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि मेरा एक्सट्रैक्शन फेज है कौन सा। सो माई वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो इट मीन्स द अपर फेज इज द एक्सट्रैक्शन फेज। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे यील्ड किसका निकालना होगा? फॉर्मूला कौन सा यूज करना होगा? अपर फेज वाला। ठीक है, सो हमने अपर फेज का, मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए फॉर्मूला देख लेता हूँ। ठीक है, दैट इज VU। ठीक है, ये फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू VU अपॉन VU प्लस VL अपॉन या इंटू 1/k। ठीक है, ये फॉर्मूला है, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हमें यहाँ पे इस बार YAU निकालना है, हमें ये वैल्यू नहीं पता है, दिस वैल्यू इज नॉट नोन। ठीक है, ये वैल्यू हमें नहीं पता है। चलिए प्लेस करते हैं। ओके, YAU इज इक्वल टू, सो आपको गिवन है यहाँ पे वॉल्यूम रेशियो ऑफ अपर टू लोअर फेज। तो ठीक है, ऊपर और नीचे भी अगर हमने VU से डिवाइड कर दिया होता तो हमारे पास क्या आ जाता? ये हो जाता 1, ये भी 1 हो जाता अगर हमने VU से डिवाइड कर दिया होता तो, और ये कितना हो जाता? VL/VU। और हमें क्या वैल्यू गिवन है? VU/VL इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब VL/VU कितना होगा? 1/5 होगा। ठीक है, ये 1/5 होगा। अब हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं, 1 प्लस 1/5 इंटू 1/k। तो 1/k की वैल्यू कितनी है? 4.2। दैट इज 5 इंटू 4.2, इट इज गोइंग टू बी 21। ठीक है, 21 हो गया ये। तो 1 प्लस 1/21, और यू कैन से दिस इज इक्वल टू
21 प्लस 1, और ये जो नीचे वाला 21 है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 21/22, जो आंसर आ गया 21/22। सो अगर आपके पास कैलकुलेटर है वेल एंड गुड, अदरवाइज हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं टू अ सिंपलर फॉर्म कि अप्रोक्सीमेटली मैं से ये कह सकता हूँ इट इज सिमिलर टू हैविंग 19/20, ठीक है 19/20। और अगर हमें इसका परसेंटेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो इट इज 5 9 45 एंड 5 1 95। तो अप्रोक्सीमेटली जो भी आंसर 95 के करीब हो, जो भी आंसर आपका 95 के करीब हो उसको टिक कर दीजिए। तो इस केस में अनिंदिता और अंशिता बोथ आर राइट। आपका आंसर क्या आ जाएगा 95% आ जाएगा, ठीक है 95% आ जाता। ऑलराइट, सो आपके लिए खुशखबरी कि जो गेट बायोटेक्नोलॉजी का बैच चालू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग विथ 13th ऑफ सितंबर। ओके 13th ऑफ सितंबर से चालू हो रहा है एंड द फीस इज वेरी नॉमिनल एज कंपेयर टू द कैरियर अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट। ठीक है, आप जिस भी आईआईटी पे हाथ रखे यू कैन नाउ लुक एट इट। ठीक है, आप कम से कम आपको कॉल तो आएगा, इफ यू हैव ए गुड रैंक देन विल यू गेट ए कॉल फ्रॉम ए प्रीमियर आईआईटीज, जैसे कि दिल्ली हो गए या फिर बॉम्बे आईएससी हो गया। ठीक है, सो वी नीड टू गेट ए गुड रैंक। तो ये कोर्स आपका अवेलेबल है फॉर अ कॉस्ट ऑफ 12,499 और बैच आपका इस तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, सो फॉर मोर डिटेल यू कैन गो टू द ifsonline.com या फिर आप जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन सी द मैसेज कि सिर्फ बुक कलेक्ट करने से कुछ नहीं होता है, जब तक आप उसके अंदर रखी नॉलेज को नहीं एक्वायर करते इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, सो उसी सिलसिले में वी हैव वर्कड हार्ड सो एज टू, your Vishal sir, Kailash sir, they have worked hard so as to segregate the questions. उनको various topic wise question को sort किया गया है and the detailed solution is available and this book is available for pre-booking. ठीक है, so you have questions ranging from 2000 to the year 2021. तो करीबन 20 साल की questions है इस पेपर में, इस बुक के अंदर। ठीक है, so you can book this. So आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, यू आर गेटिंग टॉपिक वाइज सॉर्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है, तो ये भी आपके लिए रिकमेंडेड होगा बिकॉज अनटिल अनलेस यू प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको पैटर्न नहीं पता होगा। ठीक है, सो द एग्जाम यू आर गोइंग टू गिव यू शुड नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन अपीयर्स इन दैट एग्जाम। डीबीटी एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, गेट एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, सीएसआर जेआरएफ का एग्जाम का पैटर्न कुछ अलग होगा, आईसीआर का अलग होगा। तो आपको जिस एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है, सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड दैट इज इट इन दिस सेशन। आई विश यू ऑल द बेस्ट और हैप्पी learning. ठीक है, happy learning to all of you.